जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स का मिक्स्ड मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इस मॉक टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को अपना स्कोरिंग हर क्वेश्चंस का इसमें कमेंट सेक्शन में देते रहना है, ठीक है। और लास्ट में अपना टोटल स्कोर भी कमेंट करना है ताकि मुझे अंदाज़ा लग सके कि आप लोग किस लेवल पर हैं अभी, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में जो मैंने मॉक टेस्ट में कंपाइल किए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा ना हार्ड आएंगे ना और बहुत ही ज़्यादा सरल आएंगे, लेकिन बट आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर मैंने क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और चूंकि ये टेस्ट है तो मैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ। आप लोगों को बस कमेंट करना है, आंसर देते रहना है और मुझे इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन दो राशियों की विमाएँ ml की पावर -1 t की पावर -2 होती हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दाब प्रतिबल, दाब कार्य और प्रतिबल, दाब संवेग, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि P बराबर क्या होता है F/A, या प्रतिबल बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल होता है और दाब बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, दाब और प्रतिबल की विमाएँ क्या होती हैं ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मान लो किसी वस्तु का वेग समय के साथ निम्न प्रकार से बदलता है। वेग दिया गया है कि 3 + 5t + 4t² वेग दिया गया है टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, और त्वरण t बराबर 2 सेकंड पर ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी कभी आपको वेग दिया जाए और त्वरण पूछा जाए तो वेग का एक बार डिफरेंशिएशन करना है और देन टी की वैल्यू आपको पुट करना है और उसी के बाद क्या करना है आपको। तो आप लोगों को यहाँ पर जब भी वेग दिया जाए तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे आपको वहाँ पर त्वरण का मान मिल जाएगा। और जब भी कभी यस की वैल्यू दी होती है, यानी कि इस विस्थापन दे दिया गया होता है, तो आपको वहाँ पर विस्थापन का डिफरेंशिएशन करके एक बार पहले वेग निकालना है और वेग का फिर पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे आप, देन आपको त्वरण मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करके एक बार और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। देख रहे हैं कमेंट आपके, आंसर आएगा 21 मात्रक, ठीक है, 21 मात्रक। आगे बढ़िए। किसी वस्तु पर 4i कैप + j कैप -2k कैप न्यूटन बल लगाकर, यानी F की वैल्यू दी गई है और उसमें से 2i कैप 3j कैप + 3k कैप मीटर पर सेकंड का वेग v की वैल्यू दी गई है, ठीक है। F और v की वैल्यू दी गई है, उत्पन्न किया जाता है तो शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। P बराबर होता है F वेक्टर डॉट v वेक्टर, ठीक है। तो P का मान यहाँ से आप निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों को करिएगा तो आंसर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 40 वाट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा 5 वाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तोप से 500 ग्राम 800 ग्राम द्रव्यमान वाले 2 गोले एक ही दिशा में एक साथ दागे जाते हैं, कौन सा गोला पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा, ठीक है। 800 ग्राम का 500 ग्राम का दोनों एक साथ पहुंचेंगे, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ब्लास्ट हो जाएंगे। फिर से पढ़ लीजिए कि 2 गोले हैं जिनका द्रव्यमान 500 ग्राम और 800 ग्राम है और दोनों गोले जो हैं एक ही दिशा में एक साथ दागे जाते हैं, तो कौन सा गोला पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। और इसका ये कौन सा राइट आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करना है। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों एक साथ पहुँचेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घर्षण गुणांक का मात्रक बताइए, विमीय सूत्र बताइए। घर्षण गुणांक मात्रक रहित, विमा रहित, या मात्रक रहित है या विमा रहित, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि घर्षण गुणांक का जो विमीय सूत्र और मात्रक, यानी मात्रक रहित है और विमा रहित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लड़ाकू विमान आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है। उच्चतम बिंदु पर विमान की न्यूनतम चाल कम होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए बताइए।
आप लोगों को पता ही होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, √5 RG, √GR, √3 RG, 0। ठीक, आप लोगों को पता ही होगा कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में, ठीक है, जब कोई पिंड गति करता है तो उच्चतम बिंदु पर उसकी न्यूनतम चाल कितनी होती है? तो उच्चतम बिंदु पर उसकी न्यूनतम चाल होती है √GR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड के जड़त्वाघूर्ण, कोणीय त्वरण तथा बलाघूर्ण I, अल्फा तथा टाउ में संबंध क्या है? रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन I, अल्फा एंड टाउ, बताइए आप लोग। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। जड़त्वाघूर्ण I हो गया, कोणीय त्वरण अल्फा हो गया, बलाघूर्ण टाउ हो गया, तो इसमें से करेक्ट रिलेशन क्या है इसका बताइएगा आप लोग। देखिए चारों ऑप्शन को चेक कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टाउ बराबर I × अल्फा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जितने बल से आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का बताइए क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, भार कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, या आकर्षण कहते हैं? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट करिएगा, कमेंट देख रहे हैं हम। तो जब पृथ्वी किसी वस्तु को केंद्र की ओर जितने बल से खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह लंबाई, ठीक है, तथा परिच्छेद क्षेत्रफल ए, एक तार दृढ़ आधार से लटका हुआ है। यह लंबाई का एक तार है, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए है और दृढ़ आधार से लटका है। इसे कैपिटल M द्रव्यमान से भारित कर दिया गया है, तो लंबाई में उत्पन्न वृद्धि क्या होती है? आप लोगों को पता है कि लंबाई में उत्पन्न वृद्धि, आप लोग बताइए इसका। L के व्युत्क्रमानुपाती, M के अनुक्रमानुपाती, A के व्युत्क्रमानुपाती, या B तथा C दोनों, बताइएगा आप लोग। तो आप लोगों को पता ही होगा कि लंबाई में वृद्धि, ये प्रत्यास्थता चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इलास्टिसिटी। तो लंबाई में उत्पन्न वृद्धि यानी कि लंबाई में वृद्धि डेल्टा L की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा L बराबर होता है M × G × L अपॉन A × Y। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? अनुक्रमानुपाती होता है M के, और डेल्टा L बताइए, डेल्टा L व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। तो इसमें से राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, B तथा C दोनों सही हैं इसके आंसर। ठीक है, और ऑप्शन ए को देखिए, L के व्युत्क्रमानुपाती, तो ऐसा नहीं होता, L के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा L बराबर होता है M × G × L अपॉन A × Y। क्या होता है? M × डेल्टा L बराबर क्या होता है? डेल्टा L बराबर होता है डेल्टा M × G × L अपॉन A × Y। ठीक, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि डेल्टा L बराबर क्या होता है? M × G × L अपॉन A × Y। तो आप देखिए डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू किसके? अनुक्रमानुपाती है M के, और डेल्टा L व्युत्क्रमानुपाती है A के, और डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती है। तो इसमें से B तथा C दोनों सही हो गए। आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये 10 नंबर बताइए, आप लोग कमेंट करते रहिए अपना आंसर। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट? बताइएगा इसका। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट आज 15+ स्कोरिंग कर रहे हैं वो उनकी तैयारी कुछ हद तक बेहद ठीक है, और जिन्होंने 15 से कम स्कोरिंग किया है आज या करेंगे, मतलब अभी आप लोग अपना कमेंट स्कोरिंग बताएंगे बिल्कुल करेक्टली, झूठ नहीं बोलना आप लोगों को। तो जो लोग 15 से कम स्कोरिंग कर रहे हैं तो वो लोग अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि वो और ज़्यादा मतलब लोगों से पहले से ही रेस में से पिछड़ जाएंगे। ठीक, तो आप लोग अपना कस के तैयारी करें। ठीक है, तो 10 नंबर बताइए, 10 नंबर में क्या आएगा? तो आप लोग बताइए। तो 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? एक, बोलिए। 10 नंबर में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर बताइए, पूर्ण परावर्तक वस्तु की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1, अनंत, शून्य, या परिभाषित नहीं किया जा सकता? बताइए। तो पूर्ण परावर्तक वस्तु की अवशोषण क्षमता 0 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर को देखिए, जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ता है विकिरित ऊर्जा
की तरंग दैर्ध्य कम होती जाती है, यह नियम कहलाता है। जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ता है विकिरित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य कम होती जाती है, यह नियम कहलाता है। बताइए, न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का नियम, ठीक है, स्टीफैन का नियम, वीन का विस्थापन नियम, बर्नौली का प्रमेय। ठीक, बताइए कौन सा है। 12 नंबर आपने पढ़ा होगा कि टी बराबर टी प्रोपोर्शनल टू 1/λ के होता है। टी प्रोपोर्शनल टू 1/λ के होता है। ताप बढ़ता जाता है तो तरंग दैर्ध्य कम होती जाती है। यह नियम किसका है बताइएगा। टी प्रोपोर्शनल टू 1/λ आप लोगों ने पढ़ा होगा। कमेंट करिएगा, कमेंट करिए आप सभी लोग अपने, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। तो 12 नंबर का, जब किसी वस्तु का जब ताप जैसे जैसे बढ़ेगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होता जाएगा, तो यह नियम किससे संबंधित है, तो यह नियम वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 30 नंबर बताइए, किसी दृढ़ द्विपरमाणविक अणु की स्वातंत्र की संख्या कितनी होती है। द्विपरमाणविक अणु की स्वातंत्र की संख्या कितनी होती है, संख्या होती, बताइए। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 5। ठीक है, आगे बढ़िए। वायु में ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, अप्रगामी तरंगें, प्रगामी तरंगें। बताइएगा आप लोग अब कमेंट करिएगा अपना आंसर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वायु में ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि जो बूलियन व्यंजक का चैप्टर है, गेट वाला चैप्टर है, वो सारे आप अच्छे तरीके से रट लें, तो इसके तो डायरेक्ट बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन आ जाता है, तो आप देख के ही लगा देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो 15 नंबर का राइट आंसर बताइए कि नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या है। वाई बराबर ए प्लस बी, वाई बराबर ए इंटू बी, वाई बराबर ए प्लस बी का बार, वाई बराबर ए इंटू बी का बार। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 नंबर बताइए। 15 नंबर का राइट आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, वाई बराबर ए प्लस बी का बार। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर को देखिए, 16 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। 16 नंबर क्या दिया गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, कोटर, प्रोटॉन, फोटॉन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक क्या होते हैं, बताइए। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक सदैव क्या होते हैं, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, एलसी परिपथ में, एलसी परिपथ जहाँ एल प्रेरकत्व, सी धारिता है, श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं तो प्रतिबाधा क्या होती है, बताइए। तब प्रतिबाधा क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। एलसी परिपथ में एल प्रेरकत्व जहाँ सी धारिता है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, तब परिपथ में प्रतिबाधा शून्य होती है। ठीक, जेड बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है बताइए। हाइड्रोजन किस प्रकार का पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए 18 नंबर कैसा है, बताइए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा, हाइड्रोजन जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस पर, बताइएगा। संधारित्र की धारिता प्लेटों की ज्यामिति आकृति, ठीक है, ज्यामिति यानी आकार पर, उनके बीच की दूरी पर, माध्यम परावैद्युत माध्यम पर, या उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइए, आप लोगों को गलती नहीं करनी है। कृपया आप कमेंट करिएगा, अपना स्कोरिंग बताइए, कितना स्कोरिंग आ रहा है आपका, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बताइए। प्लेटों की ज्यामिति आकार पर भी निर्भर करता है। संधारित्र की धारिता जो होती है वो प्लेटों की आकृति यानी ज्यामिति पर भी निर्भर करती है, उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, परावैद्युत माध्यम पर भी निर्भर करती है। अर्थात जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बताइएगा। 20 नंबर का कमेंट करिएगा आप लोग। गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें। बताइए सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी माइक्रो किरणें। ठीक है, किसमें, ऑप्शन डी माइक्रो किरणों में तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य होती है वो गामा किरणों की होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों में।
और अगर पूछा जाए कि जो तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य, अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य क्या होगी अगर यहाँ पर रेडियो तरंग भी हो, मतलब रेडियो किरण भी होगी, तो सबसे अधिक जो होगी तरंग दैर्ध्य वो रेडियो किरणों की होगी। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, सबसे कम गामा किरणों की, सबसे अधिक रेडियो तरंगों की। चूंकि इसमें रेडियो तरंग नहीं है, मतलब सॉरी रेडियो किरण नहीं है, तो यहाँ पर माइक्रो किरण ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एवरेज स्पीड का एक सवाल दिया गया है कि एक कार अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, द्वितीय आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत गति का फार्मूला नोट कर लीजिए। औसत गति का जो फार्मूला होता है आप नोट कर लीजिए, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। तो एवरेज स्पीड की यहाँ पर एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अब आप यहाँ पर v1 की वैल्यू मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर और v2 की वैल्यू मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर। तो 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, यानी कि 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए। यहाँ से आप सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना आंसर आ रहा है बताइए। यहाँ से जब आप सॉल्यूशन करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे आप सॉल्यूशन करिएगा। यहाँ पे 2 इंटू 20 इंटू 30 अपान 20 प्लस 30, यानी कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब जब इसको आप निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1200 बटे 50, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। ठीक है, शायद समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिमी और या अनंत। ठीक है, तो स्वस्थ नेत्र जो होता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आप लोग आंसर करिए कमेंट में, मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर में दिया गया है कि किस प्रकाशिक घटना से यह स्थापित होता है कि प्रकाश की किरणें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। बताइएगा किस प्रकाशिक घटना से यह स्थापित होता है कि प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, आप लोग ध्यान से इसको कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ध्रुवण। ठीक है, पोलराइजेशन जो होता है ध्रुवण, ध्रुवण बोलते हैं ना पोलराइजेशन को, तो हाँ, तो ध्रुवण की घटना के कारण ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, 24 नंबर को देखिए। 24 नंबर को, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग करिए, ये पेपर में आने की संभावना है। परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या से रिलेटेड या संबंधित कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, कोई कंफर्म नहीं होता। ठीक, लेकिन आ सकता है। ठीक है, ये मान चलिए, इस वजह से मैंने इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया। तो जब आप निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, द्रव्यमानों की संख्या जो होती है माइनस परमाणु क्रमांक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, m-z। ठीक है, 24 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25 नंबर देखिए, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है या कोई नहीं। तो समस्थानिक जो परमाणु होते हैं, अपना आंसर करिएगा आप लोग। तो समस्थानिक परमाणुओं में सदैव प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो आज का ये था हमारा टेस्ट। अब आप लोग अपना कमेंट मुझे इस यूट्यूब सेक्शन के कमेंट में जाकर आप अपना कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, और ये भी बताइएगा कि मतलब आज का टेस्ट आपका कैसा रहा। ठीक है, और नेक्स्ट इसी तरीके से मैं वीक में 2 केवल ओनली मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ, 0 से अप लेवल के। ये तो मैंने नॉर्मल सा आज बनाया था। ठीक है, देन अभी मुझे अच्छे लेवल का कंपाइल करना है मॉक टेस्ट, जिसमें से मेरा ये रहता है कि 17 to 18 क्वेश्चंस मैं थ्योरी पार्ट के लाने वाला हूँ, और 7 to 8 क्वेश्चंस मैं सम्स को इंक्लूड करूँगा, जिसमें से आपको मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्योरी सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी में इंक्लूड करके बताऊँगा। ठीक है, तो आज का ये था हमारा टेस्ट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, और अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।